वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है अपने फाइनल डिलीवरेबल वाइवा में। सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का फाइनल डिलीवरेबल का। इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा किस तरीके से आपने फाइनल डिलीवरेबल देना है। कोडिंग के रिलेटेड जो पहला पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन यानी कि रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन को पढ़ना और इसका वाइवा देना किस तरीके से देना और क्या क्या क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं वो सारा बताऊंगा। अब इसमें आगे हम देखेंगे इसमें किस तरीके से सारी यानी कि रिपोर्ट है। तो आपने अपनी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन और कोड तो जिस तरीके से पहले मैंने समझा दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने अपनी रिपोर्ट वगैरह देनी है। सबसे पहले आपने ओपन कर लेनी है इसे। सुपरवाइज़र, मोस्टली सुपरवाइज़र तो यही कहते हैं कि आप अपनी डायरेक्ट फाइनल रिपोर्ट ओपन करें प्रोजेक्ट रन करने के बाद। तो यहाँ पर आपने रिपोर्ट ओपन कर लेनी है, साथ साथ बताते जाना है कि ये मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल था, मेरी आईडी ये है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, यहाँ से वो कहेंगे डायरेक्ट ओपन करो अपने पहले चैप्टर से। ये चीज़ें वो पूछते ही नहीं हैं, ना ही वो नंबर्स वगैरह देखते हैं। बाद में देख लें तो नोट करते हैं, नहीं तो ज़्यादा चैप्टर 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट का आपने इंट्रोडक्शन देना। मेन यहाँ पर वो आपसे डायग्राम्स वगैरह पूछेंगे और पूछेंगे रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं। तो आपने बता देना सर ये मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने सारा प्रोजेक्ट बनाया है। उसके अलावा वो कहेंगे यूज़ केस डायग्राम ओपन करो। कुछ सुपरवाइज़र तो करते क्या हैं कि वो कहते हैं कि डायरेक्ट आप अपनी प्रेजेंटेशन फ़ाइल ओपन करो। तो प्रेजेंटेशन फ़ाइल समझ लें या ये समझ लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अभी यूज़ केस डायग्राम में समझा रहा हूँ जिस तरीके से ये यूज़ केस डायग्राम बनी हुई है। अब सुपरवाइज़र इससे पूछ सकता है कि इसमें इसका पर्पस क्या था, आखिर क्यों बनाई है आपने ये डायग्राम। तो आपने इसका सिंपल सा बता देना है कि सर यूज़ केस डायग्राम हमारे एक्टर्स और उनके यूज़ केसेस को रिप्रेजेंट करती है। मज़ीद आप इसकी डेफिनेशन अगर वर्ड बाय वर्ड याद करना चाहें तो आपने चले जाना है गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर और वहाँ से आपने इसकी कंप्लीट यानी कि डेफिनेशन वगैरह समझ लेनी है। इसमें फ़िलहाल ये देखें, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक्टर होता है, सिस्टम बाउंड्री होती है और यूज़ केस होता है, ठीक है? सिस्टम बाउंड्री जिसके अंदर सारे यूज़ केस होते हैं, एक्टर हमारा सिस्टम बाउंड्री से बाहर होता है, ठीक है? इसके अलावा इसका मेन पर्पस अगर आप पूछना चाहें तो यूज़ केस आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा चैट जीपीटी पर और मैं कहूँगा इसका मकसद क्या होता है। तो ये मुझे बता देगा यूज़ केस डायग्राम का मकसद क्या होता है। यानी कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है एक्टर्स के साथ और आसान लफ्ज़ों में सिस्टम और यूज़र के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको समझने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास यानी कि यूज़ केसेस वगैरह होते हैं, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बस उनका रिलेशन होता है और एक सिस्टम बाउंड्री होती है। इंक्लूड वाला भी आप ऐड कर सकते हो, अगर आपने किया हुआ तो इंक्लूड का पूछ लें। ये कंपोज़ पोस्ट यानी कि इंक्लूड ये जो है इसका इंक्लूड है ऐड इमेज। यानी कि जब हम इस कंपोज़ पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे एक और ऑप्शन आएगा इंक्लूड का, ओह सॉरी ऐड इमेज का, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं। एक्सटेंड में क्या होता है, एक्सटेंड में अगर कोई एरर वगैरह या और इस तरीके की चीज़ें आ जाएँ तो वो एक्सटेंड में आ जाती हैं, ठीक है? यूज़ केस में एक्सटेंड बुक फ्लाइट यूज़ केस व्हेन यूज़र वांट टू चूज़ अ स्पेसिफिक सीन, तो ये आगे और यानी कि नए पेज पर ले जाए या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसके अंदर ये एक्सटेंड और इंक्लूड भी होता है। अब ये सारी चीज़ें होगी, आप रिपोर्ट कर लें या फाइनल प्रेज़ेंटेशन, सेम चीज़ें हैं। तो मैं प्रेज़ेंटेशन पे जाता हूँ, सुपरवाइज़र यही ओपन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन आपने दे लेना, उसके बाद प्रोसेस मॉडल आ जाएगा। प्रोसेस मॉडल में पूछेंगे आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया, तो आपने क्या देना है वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया, यही यूज़ होता है सारे प्रोजेक्ट्स में। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल वो होता है जिसमें हम हर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद जब सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें फीडबैक मिलता है, फिर हम चेंजिंग करते हैं। स्पाइरल मॉडल में क्या होता है? स्पाइरल मॉडल में हमें हर स्टेप का फीडबैक मिलता रहता है। मैं जिस तरीके से दिखा दूँ स्पाइरल मॉडल, तो स्पाइरल मॉडल अभी मैं इसको स्पाइरल मॉडल का, तो यहाँ पे मुझे स्पाइरल मॉडल का भी मकसद मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ये एक सिस्टम होता है जिसमें रिस्क पे फोकस करते हैं, यानी कि उसमें क्या-क्या चेंजिंग वगैरह करनी है, एनालिसिस वगैरह करना है, रिक्वायरमेंट को इम्प्रूव करना। क्योंकि स्पाइरल मॉडल होता है तो बार-बार इसमें चेक होता रहता है, सर्कल की तरह होता है साइकिल इसका।
तो हम आते रहते हैं बार-बार इसमें, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अब ये जो है वीयू प्रोसेस मॉडल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसमें हमें हर रिक्वायरमेंट के बाद फेज़ के बाद उसकी फीडबैक मिलता रहता है, जो कि सुपरवाइज़र के कमेंट की फॉर्म में होता है, ठीक है? तो वो चीज़ होती है। उसके बाद दूसरी प्रेज़ेंटेशन यूज़ केस डायग्राम है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं ज़्यादा कोई वीडियो लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि ये है ही नहीं लंबी करने वाली। इसमें जो चीज़ें हैं काम की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नहीं है वो उनको समझने का और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आपसे बिज़नेस रोल्स, यानी कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूछेंगे, एप्लीकेंट की क्या होती हैं, और हर रोल के अकॉर्डिंग आपने बतानी है कि सर उसकी ये रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी ये थी, उसकी ये थी। उसके बाद आर्किटेक्चर डायग्राम है। आर्किटेक्चर डायग्राम हमारी होती है 3 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम इसको कहते हैं। 3 टायर इसलिए कहते हैं, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली प्रेज़ेंटेशन लेयर, उनके जो फ्रंट एंड नज़र आ रहा होता है, दूसरी एप्लीकेशन या लॉजिकल लेयर कहते हैं जिसे, और तीसरी होती है हमारी डेटाबेस या डेटा लेयर। ठीक है? या आप बिज़नेस लॉजिक भी इसको कह सकते हैं, जो सेकंड वाली होती है। और टेक्नोलॉजीज़ आपने मेंशन करनी है कि मोस्टली सुपरवाइज़र इसमें कमेंट भी कर देते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं की। तो आपने बता देना है कि सर मैंने प्रेज़ेंटेशन लेयर में जो-जो एचटीएमएल, सीएसएस या टेलविंड, ये जो भी आपने यूज़ किया फ्रंट एंड की, वो बता देनी है। बैक एंड की जो की होंगी वो लॉजिक लेयर में बता देनी है, और जो डेटाबेस यूज़ किया होगा वो डेटा लेयर में बता देना है। तो अभी आर्किटेक्चर का मैंने बता दिया कि ये सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन वगैरह व्यू करता है, शो करता है। इसमें हमारा पता चलता है कि हमने कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ-कहाँ पर कैसे यूज़ की है। उसके बाद आ जाते हैं आपके टीम स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर की आप जैसा मर्ज़ी डायग्राम बना लें, डिपेंड करता है। इस पे आपने बता देना कि सर ये मेरे फेस थे, इनको मैंने, अगर 2 बंदे हैं तो उनकी दोनों की आईडी शो करनी है, अगर 1 होगा तो आपने एक ही है बताना है कि सर मैंने ये सारा ये काम किया इस तरीके से। आगे प्रोजेक्ट शेड्यूल है, आपने बता देना कि सर इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, ये मेरी टाइमलाइन थी सारी। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम में सुपरवाइज़र आपसे पूछेंगे, ये जो चीज़ है इसका सबसे पहले तो इस डायग्राम का पर्पज़ क्या है? तो आपने बता देना कि सर जो सीक्वेंस डायग्राम होती है वो हमारे जो यूज़ केस होता है उसका सीक्वेंस बताती है। तो इसका भी मैं आपको सीक्वेंस डायग्राम का मकसद भी बता देता हूँ। आप गीक्स जो वेबसाइट है यहाँ से प्रॉपर देख सकते हैं। इसमें जो ये हमारे होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और तो ये सीक्वेंस डायग्राम का मकसद है, यानी कि इसमें सीक्वेंस डायग्राम का मेन पर्पस सिस्टम के अंदर के टाइम के ऑर्डर और सीक्वेंस को डिफाइन करना होता है, शो करता है इंटरेक्शन, यानी कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। अब इस सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक्टर होता है, एक तो एक्टर जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर थ्रेडर है और सर्वर है। अब ये जो है इसको कहते हैं रिक्वेस्ट। अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको कहते हैं टाइमलाइन, ठीक है? और जो वापस एरो राइट साइड पे आ रहा होगा उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मिक्स नहीं करना। रिक्वेस्ट हमेशा एक्टर की तरफ से जाएगी, रिस्पॉन्स हमेशा या राइट साइड पे जाएगी रिक्वेस्ट, और जो रिस्पॉन्स होगा वो लेफ्ट साइड पर आएगा हमेशा, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस तरीके से एक्स, अब इसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी लाइफ लाइन होती है, और ये जो इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है ये टाइम लाइन होती है, इसको टाइम लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर जो कस्टमर 1 है, इन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट भेजी बैंक को। अब बैंक ने उसको उस पर प्रोसेस किया या जो भी किया उसको फिर रिस्पॉन्स दिया वापस डॉटेड लाइन में, इसको रिस्पॉन्स कहते हैं। ये ऊपर वाली चेक बैलेंस रिक्वेस्ट गई, बैलेंस अमाउंट रिस्पॉन्स आया। इसमें मैसेज भी हो सकता है जिस तरीके से सिंक्रोनाइज़ मैसेज। अब जिस तरीके से ये मेरी प्रेज़ेंटेशन है तो इसमें मैसेज है ओपन लॉगिन पेज, ये मैसेज था, ठीक है? फिर है एंटर क्रेडेंशियल, इनकी सारी डिटेल वगैरह एंटर करें, फिर चेक लॉगिन। अब ये ब्राउज़र से गई सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट करके उसने चेक किया, पोस्ट है, लॉगिन डिटेल चेक की, अब सर्वर से डेटाबेस की तरफ गई। ये डिपेंड करती है आपने किस तरीके की बनाई हुई है डायग्राम। उसके अंदर अब ये जो चीज़ आ रही है ये है लूप, यानी कि ये काम होता रहेगा। जितनी बार भी कोई चलाएगा ये चलता रहेगा, लूप है, ठीक है? यहाँ पर लूप का भी इन्होंने बताया होगा। अब ये रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने यही चीज़ आपको बता दी। इसको एसिंक्रोनस मैसेज भी कहते हैं, और जो इस तरीके से जा रहा है इसको सिंक्रोनस मैसेज कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ होती है। अब ये क्रिएट मैसेज, मैसेज क्रिएट किया और आगे डिलीट मैसेज का आगे क्रॉस लग जाएगा। अगर कहीं पर आपने ये यूज़ किया तो फिर इसको भी देख लेना है। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब ये जो वापस आ रहा है ये रिप्लाई मैसेज है या रिस्पॉन्स कह लें, ठीक है?
उसके बाद ये सारी हैं, आपने वन बाय वन तो नहीं, इसमें से 1-2 ही पूछेंगे, ज़्यादा सारी नहीं पूछते। उसके बाद आ जाती है ईआरडी डायग्राम। अब ईआरडी डायग्राम, सॉरी मैं क्लास डायग्राम को मिस कर गया। क्लास डायग्राम जो होती है ना, ये हमारे यानी कि जो हमने डेवलपमेंट की होती है, कोड किया होता है, उसके स्ट्रक्चर को शो करती है। तो क्लास डायग्राम का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसकी भी डेफिनेशन चैट जीपीटी से अच्छे से देख सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल इसमें काफ़ी होती हैं, तो वो आपने सारी याद करनी है। इसमें सबसे मुश्किल यही डायग्राम है, मुश्किल तो नहीं है। मैं डराना नहीं चाहता, ना ही आपके माइंड में ये बिठाना चाहता हूँ कि ये तो मुश्किल है। आसान सी होती है, बस इसमें थोड़े से रिलेशन ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास एग्रीगेशन और इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। एसोसिएशन, कंपोज़िशन, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब जिस सिस्टम में कौन-कौन सी हमारी क्लासेस हैं और उन क्लासेस के आगे कौन-कौन से एट्रीब्यूट हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मेरे पास अभी ये मैंने जब सुपरवाइज़र को चेक करवाई थी ना, तो उन्होंने कहा था इसके अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग हो सकती थी, ये आपने सही नहीं बनाई, लेकिन फिर भी मेरा ए ग्रेड आ गया था। तो ये चीज़ है, कुछ सुपरवाइज़र माइनर सी चीज़ें भी नोट करते हैं, कुछ सुपरवाइज़र पास कर देते हैं। ठीक है? तो इसमें ना अब 2 चीज़ें हैं, जो प्लस के साथ है ये हमारा पब्लिक एट्रीब्यूट है, और जो ये पैरेंथेसिस के साथ लगा हुआ नीचे लाइन के बाद ये हमारे मेथड्स हैं या फंक्शंस कहलें इनको, ठीक है? इसके मुताबिक आपको और ज़्यादा जानना है तो आप इसको भी गीक्स फॉर गीक्स पर इसका कंप्लीट डाटा पढ़ें, आप वहाँ से पढ़ें तो आपको ज़्यादा इसकी समझ लगेगी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये हमारे पास यूएमएल क्लास डायग्राम आ गई। इसके अंदर आप ये देखें, ये हमारे पास एक क्लास डायग्राम है एनिमल। एनिमल के अंदर अब ये सारे हैं एनिमल्स ही, लेकिन इनकी मेन क्लास है एनिमल। तो ये डक है, डक क्लास के अंदर इसके मेथड हैं। ये मैमल है और ये बैट है। इसके अलावा फिश है, ये स्विम कर सकती है, ये इसका मेथड है। अब माइनस है तो ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट होता है। अब यहाँ पर देखें माइनस लगा हुआ है, यानी कि विजिबिलिटी नोटेशन। प्लस है, ये भी विजिबिलिटी नोटेशन है। इसके अंदर जो होंगे वो एट्रीब्यूट्स होंगे। ऊपर जो होगा यहाँ पर ये हमारा नेम होगा, और जो इस तरीके से पैरेंथेसिस में होंगे उनको हम ऑपरेशन या मेथड या फंक्शन कहते हैं। ठीक है? अब क्लास नेम टिपिकली रिटन इन द टॉप और यानी कि कंपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं। अब ये पैरामीटर की डिटेल है, उसके अंदर कौन-कौन से पैरामीटर्स होंगे, अगर आपने दी हुई तो इसको बता दीजिएगा, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अब ये चीज़ है मेन। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ये सारे रिलेशनशिप होते हैं जो कि हमारे क्लास डायग्राम में यूज़ होते हैं। इसमें मेन जो यूज़ होंगे वो कंपोज़िशन, एग्रीगेशन और ये रियलाइज़ेशन, जनरलाइज़ेशन और यूज़र डिपेंडेंसी और सिंपल नॉर्मल एसोसिएशन, ये यूज़ होगा। इसको समझना है, कॉपी करें इमेज को, यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। अब मैं इसको कहूँगा इन सबको, तो मैंने इसे कह दिया इन सबको रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए मुझे समझाओ। तो ये समझा देगा कि यानी कि अब ये जो कंपोज़िशन है, यानी कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास ह्यूमन पर प्लस हार्ट है, यानी कि हार्ट नहीं होगा तो ह्यूमन भी ख़त्म है। तो ये चीज़ है, इसके बिना यानी कि एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकती। जिस तरीके से ऊपर इन्होंने मिसाल दी थी ना एनिमल वाली, तो अगर एनिमल नहीं होगी क्लास तो उसके अंदर डक भी तो नहीं ना होगी। तो ये चीज़ इसी तरीके से आ सकती है, यानी कि अगर एक घर है, तो घर के अंदर एक रूम है। तो अगर घर नहीं होगा तो रूम भी तो नहीं ना होगा। तो ये वो चीज़ है, यानी कि कार है, कार के अंदर इंजन है, अगर इंजन नहीं होगा तो कार का क्या फ़ायदा, कार भी ख़त्म है। ठीक है? तो इसको कंपोज़िशन कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे दे सकते हैं जिस तरीके से अब इनको आपने अपनी जहाँ-जहाँ पर यूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग समझाना है, ठीक है? इस तरीके से अब एप्लीकेंट है, अगर अब जो एप्लीकेशन है ये हमारी कंपोज़िशन है एप्लीकेंट के साथ, यानी कि अगर एप्लीकेंट ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन किस चीज़ की होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपने समझाना है ये सुपरवाइज़र को। रिलेशनशिप अगर आपने लगाए हैं तो अच्छा तो ये है कि आपने लगाए हैं वो सारे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने समझाते जाना जो-जो रिलेशनशिप आपने लगाया होगा। उसके बाद आगे एग्रीगेशन आ जाती है। एग्रीगेशन हमारे पास ये है, इसको होल डायमंड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये हमारा वीक एंड रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर इसके बिना भी काम हो सकते हैं। यानी कि टीम है, टीम के अंदर प्लेयर है। अगर टीम खत्म हो जाती है तो प्लेयर खत्म तो नहीं होता, प्लेयर कहीं और यानी कि अगर प्लेयर खत्म हो जाता है तो यहाँ पे प्लेयर टीम का पार्ट है, लेकिन प्लेयर अकेला भी एग्ज़िस्ट कर सकता है, ये चीज़ है, ठीक है? यानी कि प्लेयर मुकम्मल डिपेंडेंट नहीं है टीम पर। उसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं, यानी कि अगर लाइब्रेरी खत्म हो जाए तो बुक्स खत्म तो नहीं ना होंगी, वो तो फिर भी एग्ज़िस्ट करेंगी, ये चीज़ है।
इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो रिलेशनशिप है ये एसोसिएशन है, यानी कि जर्नल रिलेशनशिप। ये सिंपल लाइन सी होती है इसका, यानी कि टीचर का रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ या डाउट का पेशेंट के साथ। ये नॉर्मल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसी आ जाती है। सॉरी, डायरेक्ट एसोसिएशन है, यानी कि ये वाली जो लाइन थी एरो वाला सिंपल, इसमें हमारे पास वन वे रिलेशनशिप होता है, यानी कि सिर्फ रिलेशन आ सकता हो यानी कि स्टूडेंट का ईमेल सिस्टम के साथ, यानी कि स्टूडेंट की ईमेल वो सेंड कर सकता है। स्टूडेंट जिस तरीके से हमारी वर्चुअल की मेल होती है, यानी कि बाज़ मेल होती हैं ना जिसमें सिर्फ वहाँ से हमें मेल आती है, अनाउंसमेंट सेक्शन आप देख लें एलएमएस पर, उसमें हमें अनाउंसमेंट आती है, हम वहाँ से अनाउंसमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दे सकते। तो वो डायरेक्ट एसोसिएशन है हमारे साथ, यूज़र के साथ, ठीक है? ये वही चीज़ है। इसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसी आ जाती है। डिपेंडेंसी यानी कि टेम्परेरी यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि रिलेशन चाहिए भी होता है, लेकिन सिर्फ़ टेम्परेरी नीड के लिए चाहिए होता है। जिस तरीके का टीचर यूज़ेस मार्कर, अब मार्कर जो है एक आधी बार वो यूज़ करते हैं, यानी कि परमानेंट रिलेशन उनके साथ नहीं होता, कभी यूज़ कर लेते हैं, कभी नहीं करते। डिपेंड करता है कि वो उनका यानी कि क्लास कौन-सी है। अब जिस तरीके से एडमिन की कोर्स के साथ है, अब एडमिन का परमानेंट रिलेशन नहीं है कोर्स के साथ। एडमिन कभी कोर्स क्रिएट कर सकता है, कभी नहीं भी कर सकता, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? जिनका परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर हम लगा देंगे डिपेंडेंसी, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास यूज़ेज़ होता है, ये वाली ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। और जनरलाइज़ेशन यूज़ होती है। जनरलाइज़ेशन में होता क्या है, ये इनहेरिट होती है, इनके डॉग इनहेरिट है एनिमल से। जो पहले यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया ना, वही चीज़, यानी कि डक जो इनहेरिट है, ये जनरलाइज़ेशन है। यहाँ पर एरो देख लें और नीचे जाके इसका एरो देख लें, तो ये देखें ये जनरलाइज़ेशन का लगा हुआ है, ठीक है? ये चीज़ है, यानी कि ये सारी तीनों क्लास इनहेरिट है एनिमल से। जिस तरीके से हम यानी कि इनहेरिट है अपने पेरेंट्स से, तो वो चीज़ है उसमें वहाँ पर जनरलाइज़ेशन होगी। इसके अलावा जो हमारे पास आखिरी रिलेशन होता है वो रियलाइज़ेशन होता है, यानी कि इंटरफ़ेस इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि टीवी का रिमोट कंट्रोल सिस्टम। यानी कि रिमोट कंट्रोल रूल्स फ़ॉलो करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन टीवी करता है। यानी कि रूल्स फ़ॉलो करेगा, लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो टीवी करेगा। इसकी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ये डायग्राम में किसी ने यूज़ ही नहीं किया होगा। अगर किया हो तो अच्छी बात है, यानी कि अगर डिपेंड करता है ना किस तरीके की आपने किया है, लेकिन मेन 4 रिलेशनशिप मैंने तो देखे हैं जो यूज़ होते हैं, उनमें ये है एग्रीगेशन। इनके ना अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं कि कौन-सा कंपोज़िशन है, कौन-सा एग्रीगेशन है। तो जो होल यानी कि अंदर से खाली है ना डायमंड, वो एग्रीगेशन है, जो फिल है वो कंपोज़िशन है, और जो जनरलाइज़ेशन है वो खाली एरो है, और जो डॉटेड लाइन डैश लाइन है वो रियलाइज़ेशन है। और जो सिंपल एरो है वो डायरेक्ट एसोसिएशन, और ये सिंपल एरो को बिना वाली लाइन एसोसिएशन, बस यही होंगी यूज़। डिपेंडेंसी भी इतनी यूज़ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ईआरडी डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये होती है कि हमारी जितनी भी एंटिटीज़ बन रही हैं ना, उन सब के एट्रिब्यूट्स को हम साइड करें और उनको फिर डायग्राम बनाएँ। इसमें हम सारी अपनी एंटिटीज़ को शो करते हैं, फिर उनके आगे एट्रिब्यूट्स शो करते हैं। अभी मैं इसका भी आपको बता देता हूँ, मैं चैट जीपीटी से इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप भी बाद में इसको देख सकें। तो यहाँ पर ईआरडी का मैं आपको मकसद भी दिखा देता हूँ, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का क्या मकसद होता है। ये डेटाबेस जो होता है ना, उसी के टेबल्स की एंटिटीज़ होती हैं, लेकिन एट्रिब्यूट्स के साथ होती हैं। और इसमें हमारे पास हर कॉलम के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये डायग्राम ईआरडी डायग्राम और डेटाबेस डायग्राम सिमिलर ही होती हैं, लेकिन डेटाबेस हमारे बिल्कुल जो पूरा डेटाबेस होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये जो ईआरडी डायग्राम होती है ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है एंटिटी और उनके रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स की, ठीक है? इस तरीके से ये सारा काम चलता है। आप इसमें देखें यूज़र है तो यूज़र लॉगिन कर सकता है, यूज़र एज़ अ लॉगिन। इसी तरीके से यूज़र के अलग एट्रिब्यूट्स हैं। ये जो मेरी डायग्राम थी इसमें भी इश्यू था, लेकिन सुपरवाइज़र ने मुझे माफ़ कर दिया था। लेकिन अब मुझे इसकी समझ खैर आ गई है अब। तो आपने अपनी ईआरडी डायग्राम भी सही से बनानी है। कुछ सुपरवाइज़र दूसरी टेबल वाली भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईज़ी होती है, कुछ सुपरवाइज़र ये वाली करते हैं। तो जो आपके सुपरवाइज़र कहते हैं आपको वही बनानी है, और उसका आपको कंप्लीट पता हो। ठीक है? ईआरडी के अंदर हमारे पास ड्राइव एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और भी डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन-सा एट्रीब्यूट है, जो डायमंड शेप में होती है उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं।
शो करते हैं, ये देखें ये सिंबल्स हैं। रेक्टेंगल एंटिटी होती है, एलिप्स हमारा एट्रीब्यूट होता है, और जो डायमंड होता है ये हमारा रिलेशनशिप होता है, और लाइन यानी कि एक एंटिटी को दूसरे रिलेशन या एंटिटी के साथ मिलाती है। और डबल एलिप्स हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। मल्टी वैल्यूड जिस तरीके से एज होगी वो हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, उसके अंदर सॉरी एज नहीं, इसके अलावा जेंडर होगी, जेंडर हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। उसके अलावा इनम यानी कि जिस तरीके से सीड है तो वो हमारी हो सकती है। डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी होती है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, पहली चार ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो एंटिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करता है, फिर आगे उनकी कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स होंगी यानी कि प्रॉपर्टीज़ होंगी वो शो करते हैं इसमें हम। उसके बाद डेटाबेस डायग्राम आ जाती है। डेटाबेस डायग्राम जो आपका डेटाबेस होता है उसी की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। सेम जो आपके डेटाबेस है आप उसी से बना सकते हैं। इसमें हमारे पास जो प्राइमरी की होती है वो शो करते हैं, बाकी सारे कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स के नाम होते हैं, उनके आगे डेटा टाइप्स वगैरह होती है। इसको आप अपने जो डेटाबेस होगा उससे भी बना सकते हैं डायरेक्ट। आगे आपके इंटरफेस होंगे, आपने ये बता देना सर ये मेरा इंटरफेस है, तो ये वो आपसे खैर पूछेंगे भी नहीं। ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। बाकी आप बता सकते हो कि टूल्स कौन-कौन से आपने यूज़ किए, तो आपने बता देना सर मैंने ये टूल्स जो-जो आपने यूज़ किए हैं वो बता देने हैं। नॉर्मली डायग्राम के लिए हम draw.io, एमएस ऑफिस वगैरह ये इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र आपको कहेगा कि फेवरेट सब्जेक्ट का भी टीचर आएँगे, वो आपसे पूछेंगे। आपकी जो है ना फ़ाइल आई है अभी वाइवा की एक्सेल शीट, उसमें भी आपका जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट का टीचर होगा, वो लिखा होगा कि कौन है। तो अगर आपको दूसरे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड उनका भी प्रोजेक्ट अगर है, तो उनसे आप पूछ लें कि आपका सुपरवाइज़र कौन-सा है। तो मोस्टली जो दूसरे प्रोजेक्ट का सुपरवाइज़र होता है, वही आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट का सुपरवाइज़र होता है, सर होते हैं। तो आपने दूसरे टीचर से पूछ लेना है, टीचर कह रहा हूँ दूसरे अपने क्लासमेट से कि उनका कौन-सा सुपरवाइज़र है, वो कैसा है, अगर वो आपका है फ़ेवरेट सब्जेक्ट का तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको फ़ेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा कि क्या फ़ेवरेट सब्जेक्ट में क्वेश्चन होते हैं और कौन-सा फ़ेवरेट सब्जेक्ट रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।